Hello students, good morning. Myself Dhananjay Kumar Upadhyay, and today we will continue our chapter number first from history. Chapter number first, history of modern India. In previous video we have already described that the features of modern India, but in this video we have to describe about the modern period of India. Okay, so let us start. We all know that the Indian history is divided into three parts. First, ancient history. Second, medieval history, and third, modern history. We have already read two periods. It means ancient history in class 6, medieval history in class 7, and now in this class we have to read about the modern period of India in class 8. So let us start. In class 7 we have already learned the chapter number 11. The chapter's name is the 18th century formation of India. ओके, यू रिमेम्बर जो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था इन क्लास 7 में 18th सेंचुरी फॉर्मेशन ऑफ इंडिया, है ना। तो ये टॉपिक क्या है, थोड़ा बहुत उसी से रिलेटेड है। आप लोगों ने उस चीज को अच्छे से पढ़ा है, तो हम बस क्या करते हैं, थोड़ी सी आपको एक बैकग्राउंड या फ्लैशबैक में लेके चलते हैं, ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब मीन्स औरंगजेब का डेथ कब हुआ है, 1707। ओके, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब की मृत्यु के बाद, ठीक है, जो मुगल एम्पायर्स थे या जो मुगल रूलर्स थे, है ना, वो अपने रूलिंग को, वो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को सेंट्रलाइज नहीं कर सके। ओके, वो अपनी रूलिंग पावर को सेंट्रलाइज नहीं कर सके, और इस वजह से क्या हुआ, उनकी जो रूलिंग एरियाज थी, है ना, या उनकी जो शासन पद्धति थी, वो पूरी तरीके से क्या हो गई, डिसेंट्रलाइज। क्या हो गया, डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज, है ना, मीन्स जो शासन केंद्रीकृत शासन पद्धति से चल रहा था, अब वहां पे जो केंद्रीकृत शासन पद्धति है वो पूरी तरीके से खत्म हो गई। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, औरंगजेब की मृत्यु के बाद हम लोगों ने उस लेसन में पढ़ा था कि बहुत सारे ऐसे इंडिया में छोटे छोटे रीजनल स्टेट्स थे या जो टेरिटरीज थे, जिन्होंने अपने आप को क्या कर दिया, इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया था, जिसमें से कुछ फेमस थे। कौन कौन थे उसमें, बंगाल, अवध, हैदराबाद, मराठास एंड सिक्स। ओके, कुछ ऐसे पावरफुल रूलर्स थे जिन्होंने अपने आप को मुगल एडमिनिस्ट्रेशन से क्या कर दिया, अलग कर दिया। उसमें कौन कौन था, बंगाल था, अवध था, हैदराबाद, मराठा एंड सिख, है ना। यानी कि जैसे ही 1707 में इनकी डेथ हुई, तो 1720 के बाद, है ना, 1720 के बाद कुछ ऐसे पावरफुल स्टेट्स थे, टेरिटरीज थे, जिन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिया, जिन्होंने मुगल सत्ता स्वीकार करने से मना कर दिया, और उन्होंने अपने अपने रीजन में क्या कर दिया कि स्वतंत्र शासन की स्थापना कर दी, है ना। इसी पीरियड में क्या हुआ कि यानी कि जो हमारे यहाँ जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में पहुंचे, कब, सबसे पहला जो ब्रिटिशर्स है वो हमारे इंडिया में 1509 एडी में पहुंचा, 1509 एडी में पहुंचा। इसका नाम क्या था, विलियम हॉकिंस। ओके, मींस 1509 में सबसे पहली बार हमारे इंडिया में विलियम हॉकिंस पहुंचा, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स के हमारे इंडिया में आने का ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन रीजन क्या था, वो यहाँ पे कैसे आए थे, ट्रेडर, किसके रूप में आए थे, ट्रेडर्स के रूप में आए थे। ट्रेडर्स मींस व्यापारी के रूप में, मींस इनका उद्देश्य था
कि इंडिया में हम जाके क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। ठीक है, तो ये एक व्यापारी बन करके हमारे इंडिया में आए। लेकिन जब ये लोग इंडिया में आए तो इंडिया में आने के बाद क्या हो गया, इनकी जो लालच है वो दिन प्रतिदिन क्या होती गई, बढ़ती चली गई। और ये एज ए ट्रेडर से एज ए रूलर बनने का जो सपना है वो देखने लगे, है ना। तो इसी बीच क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे कंपनीज थी जो इंडिया में आई। ठीक है, इनके बारे में भी हम देख लेते हैं। आपको याद होगा हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात किया था कि भारत की खोज यानी कि इंडिया की खोज किसने किया था, वास्को डी गामा। किसने किया है, वास्को डी गामा। वास्को डा गामा, ओके। कब किया था इसने, 1498 में। ओके, ये कहाँ का रहने वाला था, ये पुर्तगाल का रहने वाला था। ठीक है, ये कहाँ का रहने वाला था, पोर्टुगीज मीन्स पुर्तगाल का ये रहने वाला था। ठीक है, तो इससे तो ये साबित हो जाता है कि हमारे इंडिया में जो मेडुअल या मॉडर्न पीरियड में जो सबसे पहला जो ट्रेवलर आया था, जो सबसे पहले जो फॉरेनर आया था, विदेशी आया था, वो कौन था, वास्को डी गामा, जो कि कहाँ का रहने वाला था, पोर्टुगीज मीन्स पुर्तगाल का रहने वाला था। ठीक इसी तरीके से हमारे इंडिया में बहुत सारे कंपनियों ने कंपनीज एज ए ट्रेडर के रूप में इंडिया में आई, और जिन्होंने इंडिया में आने के बाद इंडिया के साथ इन्होंने क्या किया, बिजनेस रिलेशनशिप को कोऑर्डिनेट किया, बढ़ाया। लेकिन ब्रिटिशर्स एक ऐसी कंपनी थी जिन्होंने यहाँ पे एज ए ट्रेडर के रूप में तो आए, लेकिन इन्होंने क्या किया, यहाँ पे रूलिंग का सपना इन लोगों ने देखना शुरू कर दिया। सबसे पहले हमारे इंडिया में कौन आया ये देख लेते हैं। पहले आए पोर्टुगीज मीन्स पुर्तगाली, फिर आए डच, फिर आए फ्रेंच, और लास्ट में आए कौन, ब्रिटिशर्स जिनको आपके बुक में लिखा हुआ है इंग्लिश। ओके, यानी कि ये इनका सीक्वेंस है। सबसे पहले हमारे इंडिया में पोर्टुगीज लोग आए मीन्स पुर्तगाली लोग आए, जिन्होंने गोवा पे अपना अधिकार जमाया। उसके बाद डच लोग आए जिन्होंने मसूलीपट्टनम में अपना स्थान बनाया। कहाँ पे, जो पोर्टुगीज थे इन्होंने गोवा पे, ठीक। डच लोग हैं, इन्होंने मसूलीपट्टनम, इसके बाद जो फ्रेंच लोग हैं, है ना, ये भी आए साउथ इंडिया में ही। और जो ब्रिटिशर्स थे ये लोग भी आए और इन्होंने सबसे पहले सूरत पे अपना अधिकार किया। ठीक है, इस तरह से पुर्तगाली लोग आए तो इन्होंने गोवा में अपनी फैक्ट्री बनाई। डच लोग मसूलीपट्टनम में, फ्रेंच जो थे वो ज्यादा दिन तक इंडिया में शासन नहीं कर पाए। ठीक है, और जो ब्रिटिशर्स थे वो 1600 एडी के टाइम पे इंडिया में आए। कब, 1600 एडी में इंडिया आए, और इन्होंने सूरत में अपनी क्या की, फैक्ट्री बनाई। ठीक है, इस तरह से हमें पता चल गया कि हमारे इंडिया में सबसे पहले पोर्टुगीज लोग आए मीन्स पुर्तगाली लोग आए, फिर डच, उसके बाद फ्रेंच, और उसके बाद ब्रिटिशर्स। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जब यहाँ पे पुर्तगाली, डच, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स आ गए। ठीक है, तो पुर्तगाली और जो डच थे वो तो ज्यादा दिन तक इंडिया में नहीं रह सके। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों ने उनको बड़ी जल्दी यहाँ से हरा करके वापस भेज दिया। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा दिन तक फ्रेंच लोग रहे। ठीक है, फ्रेंच एंड ब्रिटिशर्स। फ्रेंच और ब्रिटिशर्स यहाँ पे ज्यादा दिन तक रहे। लेकिन जो फ्रेंच और ब्रिटिशर्स, अब ये दोनों भी इंडिया में क्यों आए थे, व्यापार करने के लिए। मीन्स वो इंडिया से
वस्तुओं को खरीदते थे और अपने कंट्री में एक्सपोर्ट करते थे, ज्यादा दामों पे बेचते थे। ठीक है, तो अब जो ब्रिटिशर्स थे वो ये नहीं चाहते थे कि इस मार्केट में मीन्स इंडियन मार्केट में कोई अदर कंट्री का कोई भी जो ट्रेडर है वो यहाँ पे रहे। मीन्स देखिए, कोई भी व्यापारी ये चाहता है कि उसका व्यापार क्या हो, बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, कोई भी उसको बीच में दखल ना दे। तो ब्रिटिशर्स भी ऐसा ही चाहते थे। उनको ये लगता था कि हम यहाँ पे अकेले बिजनेस करेंगे, जबकि दूसरों को यहाँ पे बिजनेस करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो उन लोगों ने क्या किया, हमेशा अंग्रेजों का और जो फ्रेंच जो ट्रेडर्स थे उनकी हमेशा क्या होती रहती थी, वार होती रहती थी। इनका जो सबसे लास्ट वार हुआ था वो हुआ था 1763 में, जिसको हम लोग कहते हैं वांडीवास वॉर। वांडीवास वॉर, ठीक है, वांडीवास के युद्ध में, ठीक है ना, वांडीवास के युद्ध में फ्रेंच और ब्रिटिशर्स की लड़ाई हुई, जिसमें ब्रिटिशर्स क्या हो गए, पूरी तरीके से जीत गए और फ्रेंच को, जो फ्रेंच ट्रेडर्स थे उनको इंडिया छोड़ के जाना पड़ा। अब ब्रिटिशर्स के पास सबसे बड़ी समस्या ये थी कि भारत में उस टाइम पे बहुत पावरफुल रूलर्स थे, चाहे हम बात करें किसकी, मराठा की, सिख की, इसके बाद हैदराबाद या फिर बंगाल। ठीक है, इसके बाद अवध भी था, है ना, अवध भी था यहाँ पे, अवध। तो कुछ ऐसे पावरफुल किंगडम्स थे जिनकी वजह से अंग्रेजों को ये डर रहता था कि अगर ये पावरफुल किंगडम्स अगर इंडिया में रहते हैं तो हमारा जो बिजनेस है वो ज्यादा स्पर्ड नहीं हो सकेगा। तो इसलिए इन लोगों ने क्या किया, अब धीरे धीरे अंग्रेजों ने इन किंगडम्स के विरुद्ध मीन्स मराठा, सिख, हैदराबाद, बंगाल और अवध के जो रूलर्स थे उनके खिलाफ भी इन्होंने वॉर करना शुरू कर दिया। लेकिन आप लोगों को याद हो कि हम लोग जब मराठास पढ़ रहे थे ना, द राइज ऑफ मराठा पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो 1761 एडी में जो वॉर हुआ था किसके बीच, मराठा एंड अहमद शाह अब्दाली। ओके, तो आपको याद होगा कि 1761 एडी में क्या हुआ था कि मराठाओं के जो लास्ट रूलर थे, है ना, पेशवा बाजीराव और अहमद शाह अब्दाली में वॉर हुआ। कहाँ पे, पानीपत में वॉर हुआ था। कहाँ पे वॉर हुआ था, पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, तो बैटल ऑफ पानीपत यानी कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था किसके बीच में, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। अब क्या हुआ, इस वॉर में अहमद शाह अब्दाली की जीत हो गई। इस तरीके से क्या हुआ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट से ये जो मराठा लोग थे, मराठाओं का पूरी तरीके से खात्मा हो गया। अब थोड़ी सी राहत की सांस अंग्रेजों ने ली। इसके बाद क्या हुआ, जो सिख थे, सिख को भी अंग्रेजों ने क्या कर दिया, डिफीट कर दिया, है ना। हम लोगों ने ये पढ़ा था महाराजा रंजीत सिंह को भी अंग्रेजों ने डिफीट कर दिया। इसके बाद बारी आई किसकी, हैदराबाद की, है ना, हैदराबाद की। तो हैदराबाद में आप लोगों को पता है कि जो हैदर अली थे, है ना, हैदर अली, तो हैदराबाद में क्या हुआ था कि अंग्रेजों में और हैदराबाद के जो निजाम थे उनके बीच लगातार कंटिन्यूअसली वॉर होते चले गए। तो अंग्रेजों के बीच और हैदराबाद के निजाम के बीच कितने टोटल वॉर हुए थे, 4 वॉर्स। कितने, 4 वॉर्स, जिसको हम लोग कहते हैं आंग्ल मैसूर वॉर कहते हैं ना। एंग्लो मैसूर वॉर आपको याद होगा, एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था। ठीक है, अंग्रेजों के बीच और हैदराबाद के निजाम के बीच, है ना। तो एट लास्ट मींस 1761 से लेकर के 1799 के बीच क्या हुआ कि एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, मींस अंग्रेजों और मैसूर के निजाम के बीच वॉर हुआ। कितने, 4 वॉर। और एट लास्ट 1799 एडी में क्या हुआ, अंग्रेजों ने क्या किया, पूरी तरीके से इन लोगों को हरा दिया। किसको, जो हैदराबाद के निजाम थे उनको हरा दिया। इस तरह से अब बचा हमारा बंगाल। तो बंगाल में क्या हुआ, बंगाल में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि 1757 में क्या हुआ था, 1757
1757 में बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी। एंड 1764 में क्या हुआ था? बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, मींस 1757 में बैटल ऑफ प्लासी और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर। ये दो बैटल्स अंग्रेजों और बंगाल के जो नवाब थे उनके बीच हुआ। इस तरह से क्या हुआ, इन दो वॉर्स के होने के बाद अब अंग्रेजों ने बंगाल को भी अपने कब्जे में कर लिया और 18th सेंचुरी के लास्ट तक, या हम ये कहें कि 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग पीरियड तक अंग्रेजों ने पूरे इंडिया को अपने कब्जे में कर लिया और इन लोगों ने भारत पे व्यापार करना शुरू कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। चलिए, यानी कि अब बारी आती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। यहाँ पे एक वर्ड आया है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये क्या है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए, ओरिजिनली में बेसिकली ऐसा होता क्या है कि बेसिकली क्या होता है कि कंपनी का मतलब हम लोग ये जानते हैं कि ऐसी प्लेस जहाँ पे थिंग्स का मैन्युफैक्चरिंग हो, जहाँ पे कोई वस्तुएं बनाई जाती है ना। हम लोग बेसिकली कंपनी का मतलब ये जानते हैं। लेकिन ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये इंग्लैंड के एक ऐसी ग्रुप थी, इंग्लैंड की एक ऐसी ग्रुप थी जिसको इंग्लैंड की जो क्वीन थी, महारानी एलिजाबेथ है ना, क्वीन एलिजाबेथ, इन्होंने क्या किया था कि अंग्रेजों को 10 साल के लिए, कितने ईयर्स के लिए, 10 ईयर्स के लिए ये राइट दिया कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ये इंडिया के साथ क्या कर सकती है? ट्रेड कर सकती है, व्यापार कर सकती है, बिजनेस कर सकती है। लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, इंडिया में आने के बाद मैंने बताया था कि इनका लालच क्या होता गया, दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और ये एक ट्रेडर से एक रूलर्स का सपना इन लोगों ने देखना शुरू कर दिया। एट लास्ट 1818 में, 1818 में जब पूरे मीन्स 1818 में जब लास्ट मराठा, यानी जब अंतिम मराठा जो रूलर्स थे, जब उनका खात्मा हो गया, तो इसके बाद अंग्रेजों को अब एक ग्रीन सिग्नल मिल गया। मीन्स इंडिया में इनको एडमिनिस्ट्रेशन करने का ग्रीन सिग्नल मिल गया और इस तरह से धीरे धीरे अंग्रेजों ने पूरे भारतीय भूभाग पर अधिकार कर लिया और इन लोगों ने देखते ही देखते विदिन 100 ईयर्स, 100 वर्षों के अंदर में पूरे भारत को अपने कब्जे में कर लिया और इन्होंने धीरे धीरे अब इंडिया के साथ ट्रेड करना शुरू किया और इंडिया को अपने कब्जे में लिया। इंडिया से टैक्स को कलेक्ट करने लगे और धीरे धीरे इन्होंने पूरे इंडिया में अपने कॉलोनियल स्टेट को इस्टेब्लिश किया और एट लास्ट लगभग अंग्रेज हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 300 ईयर्स रुके और 300 ईयर्स रुकने के बाद एट लास्ट 1947 में इंडिया बिकम्स ए इंडिपेंडेंट कंट्री और एट लास्ट 1947 में भारत आजाद हुआ। ठीक है, हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे सोर्सेस ऑफ मॉडर्न पीरियड, सोर्सेस ऑफ मॉडर्न पीरियड मीन्स मॉडर्न पीरियड के बारे में हमको जानकारी अगर लेना हो तो हम किन किन सोर्सेस का यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा आप इस पॉइंट को स्टडी कर लीजिएगा। इसके बाद आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन अब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन को मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। दैट्स ऑल एंड थैंक यू।